5 सितंबर 2017 पानीपत हरियाणा। शाम के लगभग 5 बजे पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है जिसमें पुलिस को पानीपत में मौजूद गौशाला मंदिर में किसी लड़की की लाश पड़ी होने की जानकारी दी जाती है। जैसे ही पुलिस को इस बारे में खबर मिलती है तुरंत ही पुलिस की कुछ गाड़ियां गौशाला मंदिर पहुंच जाती हैं और यहां आकर वो देखती हैं कि वाकई में यहाँ किसी लड़की की लाश पड़ी थी। लाश की हालत देखकर यही लग रहा था कि लाश ज़्यादा पुरानी नहीं है, शायद कत्ल पिछले 24 घंटों के दरमियान ही किया गया था। मगर लाश का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और ऐसा इसलिए क्योंकि मरने वाली लड़की के चेहरे पर तेजाब डालकर उसके चेहरे को जला दिया गया था। लेकिन पुलिस जब उस कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें वहां से मरने वाली लड़की का कुछ ऐसा सामान मिलता है जिससे उसकी पहचान हो जाती है। दरअसल पुलिस को उस लाश के पास से वहां उस कमरे में एक बैग मिला था जिसमें कुछ किताबें थी और साथ ही एक मोबाइल फ़ोन और एक कॉलेज का ID कार्ड, जिससे पुलिस को ये पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम ज्योति रानी था जो कि 20 साल की थी और आर्या कॉलेज में पढ़ती थी। साथ ही पुलिस को उस ID कार्ड से ज्योति के पिता का नाम और उनका मोबाइल नंबर भी मिल जाता है और पुलिस उन्हें कॉल करके इस बात की जानकारी दे देती है कि उनकी बेटी का ID कार्ड एक लाश के पास से मिला है, जिस पर ज्योति के पिता पुलिस को बताते हैं कि ज्योति दोपहर से कॉलेज से घर नहीं लौटी है। और ये बात सुनकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये लाश ज्योति रानी की ही थी, पर फिर भी वो और श्योर होने के लिए ज्योति के पिता को लाश की शिनाख्त करवाने के लिए बुलाते हैं और लाश पर पहने हुए कपड़ों को देखकर ज्योति के पिता उस लाश की पहचान अपनी बेटी के रूप में करते हैं। पुलिस अगले दिन तक पोस्टमार्टम करवाने के बाद ज्योति की लाश उसके घर वालों को सौंप देती है और वो लोग भी ज्योति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और अब बारी थी ये पता लगाने की कि अगर ज्योति 5 सितंबर को कॉलेज से घर जाने के लिए निकली थी तो फिर वो गौशाला मंदिर कैसे पहुंची और आखिर उसका ये हश्र कैसे हुआ। तो इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले ज्योति के घर वालों और उसके कॉलेज के दोस्तों से पूछताछ की, ये जानने के लिए कि क्या ज्योति का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो ज्योति को नुकसान पहुंचाना चाहता हो और आखिरी बार ज्योति को किसके साथ देखा गया था। तो इस दौरान ज्योति के घर वालों और कॉलेज के दोस्तों से पुलिस के सामने एक नाम निकल कर आता है और ये नाम था कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार ज्योति के कॉलेज के पास वाले कॉलेज ST कॉलेज का BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। पुलिस को जो जानकारी मिली थी उसके अकॉर्डिंग ज्योति और कृष्णा का आपस में अफेयर चल रहा था और इस बारे में ज्योति का पूरा कॉलेज जानता था। मगर जब ज्योति के घर वालों को इस बारे में पता चला तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और इसीलिए उन्होंने ज्योति को कृष्ण से रिश्ता तोड़ने के लिए कह दिया था और उसी के बाद ही ये सब हो गया था, मतलब कि ज्योति की लाश उस कमरे में मिली थी। तो अब पुलिस को लगा कि उनकी आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें इस कृष्ण से पूछताछ करनी होगी। लेकिन जब पुलिस ने कृष्ण से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें काफ़ी शॉकिंग बात पता चली और वो ये कि कृष्ण तो 5 सितंबर से ही गायब था जिस दिन ज्योति का कत्ल हुआ था। और ये बात सुनते ही पुलिस का शक कृष्ण पर और भी गहरा हो गया था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कृष्ण को ढूंढने के लिए कुछ कर पाती उन्हें एक और हैरान कर देने वाली बात पता चलती है और वो ये कि 5 सितंबर से ही कृष्ण के साथ ST कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की सिमरन भी गायब है, जिसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने सिमरन के माता और पिता दोनों पुलिस स्टेशन आए थे और उन्होंने पुलिस को बताया था कि 5 सितंबर 2017 की सुबह सिमरन घर से कॉलेज के लिए निकली थी मगर उसके बाद ही घर नहीं लौटी है। पुलिस ने जब सिमरन के बारे में उसके कॉलेज की सहेलियों से पूछा तो उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने 5 सितंबर की दोपहर सिमरन को आखिरी बार कॉलेज में उनके सीनियर कृष्ण के साथ जाते हुए देखा था। और जैसे ही पुलिस ने कृष्ण का नाम सुना तो उनका भी सर घूम गया, क्योंकि वो लोग पहले से ही कृष्ण को ज्योति के मर्डर केस में ढूंढ रहे थे और अब सिमरन के मिसिंग होने में भी उसी का हाथ नजर आ रहा था। जिसके बाद पुलिस ने सोचा कि अब एक ही रास्ता है इन दोनों केसेस को सुलझाने का और वो ये कि वो लोग जल्द से जल्द कृष्ण तक पहुंच जाएं, क्योंकि वही था जो इन दोनों केसों की गुत्थी को सुलझा सकता था। और पुलिस की कई सारी टीमें कृष्ण को खोजने में जुट गई और आखिरकार उनकी ये मेहनत रंग लाई और ज्योति के कत्ल के 4 दिन बाद उन्हें कृष्ण का सुराग मिल गया कि वो शिमला के किसी होटल में ठहरा हुआ है। और जैसे ही पुलिस को ये पता चला वो लोग बिना वक्त गवाए उस होटल में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा नॉक किया जहां पर कृष्ण ठहरा हुआ था। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो सामने खड़े शख्स को देखकर पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वो किसे देख रहे हैं, क्योंकि सामने कृष्ण नहीं बल्कि 5 सितंबर को मारी गई लड़की ज्योति खड़ी थी, जिसका कि उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया था। मगर वो तो यहाँ पर सही सलामत और जिंदा खड़ी थी पुलिस की आंखों के सामने। अब इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती अंदर से उन्हें कृष्ण भी आते हुए दिख गया और पुलिस ने उसे उसी वक्त वहीं दबोच लिया और पुलिस कृष्ण और ज्योति दोनों को अरेस्ट करके उसी दिन शिमला से पानीपत ले आई और अब उन दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू की कि ये सब चल क्या रहा था। अगर ज्योति जिंदा थी तो उसके घर वालों ने किसकी बॉडी को ज्योति समझकर जला दिया और वो दोनों शिमला में क्या कर रहे थे। और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर सिमरन कहाँ थी
ज्योति और कृष्ण बेहद ही घबरा चुके थे और कांपती आवाज़ में कृष्ण पुलिस को बताना शुरू करता है। दरअसल ज्योति और कृष्ण एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर ज्योति का परिवार इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था और वो हर हाल में ज्योति को कृष्ण से अलग करना चाहते थे, जो कि ज्योति और कृष्ण दोनों को ही मंजूर नहीं था। तो इस चीज़ से बचने के लिए कृष्ण ज्योति को अपने साथ भागकर शादी करने का आइडिया देता है, मगर ज्योति नहीं मानती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके घर से भाग जाने की वजह से उसके पिता को लोगों में शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते थे, जिस वजह से कृष्ण ने एक क्राइम शो देखने के बाद ज्योति को एक दूसरा आइडिया दिया कि अगर हम दोनों की मौत हो जाए तो इससे हमारे घर वालों की बदनामी भी नहीं होगी और हम पूरी जिंदगी साथ में भी रह पाएंगे। और इससे कृष्ण का मतलब था कि अगर वो और ज्योति अपने ही जैसे दिखने वाले और अपने ही जैसी कदकाठी वाले किसी लड़के और लड़की को मारकर उन्हें अपनी पहचान दे दे तो सबको यही लगेगा कि कृष्ण और ज्योति की मौत हो गई है, जिसके बाद वो दोनों आराम से यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। उसका ये प्लान सुनकर ज्योति भी उसकी बातों में आ गई और अब बारी थी इस प्लान को अंजाम में लाने की। कृष्ण ने जब अपने कॉलेज में ढूंढना शुरू किया तो उसे सिमरन इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट शिकार लगी, जिसकी कदकाठी बिल्कुल सिमरन से मिलती जुलती थी। और साथ ही उसने अपनी ही जैसी कदकाठी वाले एक लड़के मंजीत को भी अपना शिकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो 5 सितंबर को अपने प्लान के अकॉर्डिंग कृष्ण ने सिमरन और मंजीत को किसी बहाने से गौशाला मंदिर के उस कमरे में बुलाया, जहाँ सिमरन तो पहुंच गई, मगर मंजीत को ऐन वक्त पर कोई काम होने की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा और उसकी जान बच गई। जिसके बाद कृष्ण और ज्योति ने सिमरन को एक कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाकर पिला दी और उसके बेहोश होते ही कृष्ण ने उसका गला घोटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। और फिर ज्योति ने सिमरन को अपने कपड़े पहनाए और उसके चेहरे पर तेजाब छिड़ककर उसका चेहरा खराब कर दिया और अपना आईडी कार्ड और बाकी का सामान वहीं सिमरन की लाश के पास रखकर वो कृष्ण के साथ शिमला भाग गई, ताकि सबको यही लगे कि ये उसकी लाश थी। अपनी बेवकूफ़ी के चलते कृष्ण और ज्योति ने एक बेकसूर निर्दोष लड़की की जान ले ली। खैर, उनके इस कन्फेशन के बाद उन दोनों के खिलाफ अदालत में ये केस चलने लगा। लेकिन 2 साल बाद साल 2019 में टीबी की बीमारी की वजह से कृष्ण की जेल में ही मौत हो गई और साल 2023 में कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया और उन्होंने ज्योति को गिल्टी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। क्या सोचा था कृष्ण और ज्योति ने और लास्ट में क्या हुआ? उन्होंने एक बेकसूर की भी जान ली और कभी साथ भी नहीं रह पाए। सो या, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।